हेलो। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, और हमने देखा था, जाना था कि इंजीनियरिंग क्या इन्वॉल्व रहती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमने कुछ जाने माने साइंटिस्ट का ट्वीट भी देखा था कि जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि हाँ, ये एक स्किल इम्पॉर्टेंट है। पर मैंने ये भी कहा था कि वी डोंट नो कि इसमें एज सच फ्यूचर कैसा रहेगा। इट शुड बी ऑलवेज अ सब स्किल, द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पार्ट। इट कैन नेवर बी योर मेजर स्किल, सो इट्स अ माइनर स्किल। ठीक है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि एक इमेज को देख के अब हमें उसको डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो भी हम एआई से करा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता एज सच हमें एज अ मेजर स्किल प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड इंग्लिश विल डू बिकॉज मॉडल्स विल गेट बेटर एज टाइम पासिस। एंड ओके, तो हाँ, तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? हेडिंग लगा लो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल, बहुत ही सरल, कि इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन तो क्या ही है, इंस्टॉलेशन चलो फिर भी ठीक है। एंड सेटअप ऑफ ओपन एआई की। ठीक है, कि भाई तुम अगर एक बार ये चीज़ समझ गए हो ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो अब तुम इस पार्ट पे आओ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ अभी हमारे पास क्या है। ठीक है, देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तुम दो तरीके से कर सकते हो। तुम सिंपली चैट जीपीटी सर्च करो, ठीक है, यू विल सर्च चैट जीपीटी, और तुम्हें जो है तुम सिंपली इनपुट दो प्रॉम्प्ट को और तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा किस लेवल पे? यूआई लेवल पे हो गया। पर अगर तुम्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशंस को डेवलप करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा कोड लेवल पे। ठीक है, किस लेवल पे जाना पड़ेगा? एपीआई लेवल पे जाना पड़ेगा। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई बेसिकली एक की होती है। ठीक है, बड़ा सा कोई 14-15 कैरेक्टर्स का टेक्स्ट होता है, वो तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। देखो, फंडा बहुत ही क्लियर है। हमें कोड की मदद से, ठीक है, हमें कोड की मदद से करके दिखाना है। जैसे जो हम काम यूआई पे कर रहे हैं वो हमें कोड की मदद से करके दिखाना है, क्योंकि तुम यूआई पे भी तो सेम ही चीज़ हो रही होगी, बैकएंड में कोड पे जा रहा होगा। तो वो कोड कैसा दिखता है हमारा? ठीक है, एपीआई लगाएंगे हम, एपीआई हिट मारेंगे, ठीक है, उनके सर्वर पे हिट मारेंगे और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। पर जैसा मैंने कल कहा था कि फ्री नहीं है ये। ठीक है, तो तुम्हें जीपीटी 4 और मिनी, ठीक है, कॉस्ट से शुरू करते हैं। कल हमने कॉस्ट पे ख़त्म कर दिया था, हम अभी बेस्ट उसकी बात करेंगे। तो मैंने आज पहले ही सारे टैब खोल रखे हैं, कल दिक्कत हो गई थी हमें ढूंढने में, नेविगेट करने में। तो तुम यहाँ पर आओ, अगर तुम इसको देखोगे ना, जीपीटी 4 और मिनी 24/7/18 वाला वर्जन, ठीक है, तो तुम्हें प्राइसिंग पता चलेगा। बैच एपीआई तुम इग्नोर भी कर सकते हो, अभी तुम सिर्फ इतना देखो। अगर तुम इस पे भी जाते हो, पर मिलियन टोकन्स, ठीक है, $0.6 फॉर पर मिलियन टोकन्स, या फिर $0.15 फॉर पर मिलियन टोकन्स। इट्स डिपेंडिंग ऑन आई गेस नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स है, उसके हिसाब से प्राइस वेरी कर रहा है। तो अगर तुम सबसे सस्ते वाला उठाओ यहाँ पर, $0.15 पर 1 मिलियन टोकन्स, ठीक है, तो चलो महंगे वाले उठा लो, आधा डॉलर पड़ रहा है पर 1 मिलियन टोकन्स पे। तुम्हें कोर्स ख़त्म करना है, तुम्हें कोर्स एक बारी पूरा समझ में आ गया तो फिर तुम, क्या हो गया भाई? हाँ, बता दो। अभी बताऊंगा भाई, कहानी शुरू करिए अभी थोड़ा, वेट, लेट मी टेल। अभी टेक्निकल शुरू करूंगा फिर समझ नहीं आएगा किसी को। भाई जिनको पढ़ा रहा हूँ भाई, तुम तो बैकएंड वाले हो ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर $0.6 पर 1 मिलियन टोकन्स भी लग रहा है तो तुम्हें कोर्स ख़त्म करना है। एक बार तुम्हें कोर्स समझ में आ गया तो तुम उसके बाद क्या कर सकते हो? तो उसके बाद तुम एल लामा को लोकली इंस्टॉल कर सकते हो। एल लामा फेसबुक की तरफ से दिया गया ओपन सोर्स मॉडल है, उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करो।
विंडोज़ है तो तुम 8 बिलियन वाला कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारे स्पेसिफिकेशन या प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं है। और अगर तुम्हारा ठीक ठाक है, मैकबुक है या फिर पावरफुल तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो तुम 70 बिलियन वाला कर लो, दोनों के दोनों बढ़िया चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हें पैसे भी देने की जरूरत नहीं, पर अभी सीखने के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे थोड़े से, और ना के बराबर हैं। अगर तुम $0.15 भी लो और पर मिलियन मतलब 1 लाख टोकन पे तुम जब भी आउटपुट जनरेट कराओ तो तुम उसको कह दो कि कम से कम शब्दों में मुझे आउटपुट दिखाए, गिव इट इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म, क्योंकि तुम्हें बस सीखना है कि एक्चुअली हम कोड के साथ काम कैसे कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट देखूँ तो पूरे कोर्स में कॉस्ट कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो कैलकुलेटर, तो मैंने कहा पॉइंट, अरे ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कमांड सी कैलकुलेटर ना, तो कैलकुलेटर तो बहुत सरल है, मैंने कहा 0.15, ठीक है। तो तुम लगा लो कि $1 का बनेगा, $1 डिवाइड बाय 0.15, ठीक है। तो एक सेकंड में गड़बड़ कर रहा हूँ। तो तुम 6.6 मिलियन, हाँ 6.6 मिलियन टोकन जनरेट करा सकते हो। 6.6 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख टोकन, ठीक है। 10 लाख टोकन का मतलब हो गया डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो 75,000, 75,000 गुना, ठीक है, 75, तो तुम करीब 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 5 लाख वर्ड जनरेट करवा पाओगे इससे, ठीक है। अगर मेरा मैथ्स यहाँ पर सही है और ये लोग अपनी बातें को फॉलो करते हैं, अगर 0.6 से भी करते हैं तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 से भी करके देख लेते हैं। तो पॉइंट, तो 1 डिवाइड बाय 0.6, तो तुम्हें 1.67 मिला, और किससे गुना कर दोगे तुम, 75,000 से। 75,000 एक एवरेज एस्टिमेट है कि एक टोकन हमारा 1/0.75 वर्ड होता है, मतलब 100/75 यू कुड से समथिंग एज 100/75 could be something as 5 to 5 1 5 3 1.1 1.2 समथिंग। तो तुम 1,25,000 शब्द जनरेट कर सकते हो किस पे, $1 पे, मतलब 80 रुपये पे। तो तुम अगर 400-500 रुपये खर्च कर भी दोगे तो कोई तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर इस चीज़ को सीखने के लिए, अगर तुम्हें एक बार समझ में भी आ गया। इतने भी नहीं लगेंगे, मुझे तो नहीं लगता इतने भी लगेंगे। तो बिंदास होकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर, अगर तुम फिर भी नहीं करना चाहते तो तुम एक अलग से कोई अभी तो मैंने नहीं बनाई है, तुम देख लेना कोई एल्लामा इंस्टॉलेशन की, फिर तुम एल्लामा से डायरेक्टली काम कर सकते हो। पर तुम्हें ओपन एआई यूज़ करना नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ में ओपन एआई का ही इस्तेमाल होता है कोड के ज़रिए करने का। शायद ये लोग $5 तक की लिमिट देते हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तो जैसे ये है प्रोजेक्ट मंथली बिल, तो अच्छा इंक्रीज लिमिट है यहाँ मेरे ख्याल से, तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। देखो, मैं तुम्हें वेबसाइट में नेविगेशन दिखा दूँ, मैंने तुम्हें कॉस्ट बता दी, तो मैं एक कॉस्ट एज ऑफ अभी लिख देता हूँ कि अभी क्या कॉस्ट चल रही है, इसकी लिख देता हूँ बस। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ API कॉस्ट। API समझ गए ना, अभी समझ जाओगे, नहीं समझे तो API 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 कॉस्ट, और यहाँ पर मॉडल का नाम है ये, और ये कॉस्ट है तुम्हारी पर मिलियन टोकन्स की, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से रखो यहाँ पर, ठीक है। और ये कब की है, एज ऑफ डेट भी लिख देते हैं, कोई बाद में देख रहा हो तो हमें ही गाली देगा, 12 सितंबर 2024, ठीक है। तो फिर अब हम अगर आते हैं यहाँ पर, तो मैंने 4 टैब खोल रखे हैं। पहला टैब मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम्हें बाकी देखने हैं प्राइसेस GPT-4 के, या फिर तुम्हें GPT-4 के प्राइजेस भी देखने हो तो मेरे ख्याल से नीचे होंगे। डाविंसी का प्राइस भी है यहाँ पर, बैबेज का भी है, इनके अलग अलग मॉडल्स हैं। 3.5 टर्बो का प्राइस भी है, डाल है, इनका जो इमेज जनरेशन मॉडल है उनकी प्राइसिंग भी यहाँ पर लिखे, देखो $0.04 पर इमेज, ठीक है, तो बहुत सस्ता है।
तो तुम्हें यहाँ पर GPT-4 यूज़ करना है तो $30, बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है। $30 पर मिलियन टोकन्स तुम्हें देने होंगे, अननेसेसरीली एक्सपेंसिव। यू विल यूज़ फॉर लर्निंग पर्पज़ फोरो मिनी। इस वेबसाइट पर नेविगेट करना प्राइसिंग वाली पे, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लिंक लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट लिंक्स इसलिए लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि मैं ये नोट्स जब भी तुम्हें शेयर करूँगा तो तुम्हें यहीं से नेविगेट कर लोगे, तुम्हें बार बार रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज का कुछ ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा मुझे तो नहीं लगता, हाँ फिर भी खिंच जाएगा आधा पौने घंटे तो। ये पहला हो गया। ये किसके लिए होगा इंपॉर्टेंट लिंक? ये प्राइसिंग के लिए हो गया, ठीक है। अगले लिंक की बात करते हैं। अगला लिंक है तुम्हारा ये प्लेग्राउंड, ठीक है। अगर तुम इस प्लेग्राउंड की बात करते हो तो इसमें क्या है, इस प्लेग्राउंड पे आने से पहले तुम यहाँ पर आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें क्या करना है, तुम सिंपली, मैंने कल क्या कहा था, मैंने कहा था एक्सप्लोर करके आना। तो तुम ओपन एआई की वेबसाइट पे जाओगे। ओपन एआई की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर टॉप राइट में क्या आ रहा होगा, साइन अप लॉगिन आ रहा होगा। तो साइन अप लॉगिन करो जैसे स्टैंडर्ड करते हो। उसके बाद तुम चले जाओ platform.openai.com/API कीज़ पे। ये नेविगेट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर तुम क्लिक करो क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, और यहाँ पर तुम अपनी एपीआई की का नाम दे दो, और फिर उसको क्या कर दो, क्रिएट सीक्रेट की कर दो, ठीक है। मैं डिलीट कर दूंगा इसको तो तुम देख भी लोगे तो कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ से कॉपी का बटन दबा लेना क्योंकि तुम ये पहली और आखिरी बारी की देख सकते हो। इसको संभाल के रखना और ये किसी को दिखाना मत। कॉपी करना, डन करना सिंपली, और ठीक है, बस इतना ही करना था। और मैं इसको साथ के साथ रिवोक भी कर देता हूँ। यहाँ से तुम एपीआई की बना के कॉपी कर लेते और मैंने यहाँ से रिवोक कर दी, तुम पता चले मेरी एपीआई की का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये करा ये करा। अब यूसेज पे तुम देख सकते हो कि तुम जो स्पेंड करोगे वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। लिमिट तुम यहाँ से बढ़ा सकते हो, मंथली बिल को व्यू कर सकते हो। एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कम बिल आएगा तुम्हारा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा महीने में $5 मतलब कि 200-300 रुपये ज़्यादा आएगा तुम्हारे पर्सनल यूज़ के इसके लिए। अगर तुम इसे सीखने के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो इतना तो चलता है, मेरे ख्याल से इतना तो सभी का चलता है। स्टोरेज, बैचेस, ये मल्टीपल चीज़ें, इसकी बात हम नहीं करेंगे, फाइन ट्यूनिंग वगैरह। इस पे तुम मुझे ये समझाना था कि तुम एपीआई की यहाँ से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ओहो, क्या हो रहा है ये, हाँ। तो ये एक अगला इंपॉर्टेंट लिंक हो गया तुम्हारा। आज बहुत सरल सरल सी बातें करें इंस्टॉलेशन की, और आखिरी में कोड बताएंगे कि कैसे तुम्हें पूरा सेटअप करना है ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि इसको करने में बहुत से एरर आ जाते हैं और बताने के बाद भी आ सकते हैं, तो तुम रिजॉल्व कर सकते हो उनको। तो ये हो गया तुम्हारा एपीआई की जनरेट करने के लिए, ठीक है। एपीआई की जनरेट करने के लिए हो गया। एपीआई की वाला लिंक भी बता दिया। अब आ जाओ, ये है तुम्हारा डॉक और एपीआई रेफरेंस। तो तुम यहाँ पर जाओगे platformapi.com डॉक्स गाइड टेक्स्ट टू सर्च ओवरव्यू पे। तो तुम्हें ये यहाँ पर थोड़ी सी डॉक मिल जाएगी इनकी तरफ से, ठीक है। क्विक स्टार्ट तुम्हें करना हो तो तुम कैसे करोगे, एपीआई की लगाओ अपनी, पिप इंस्टॉल ओपन एआई लिखो और एक कोड को चिपका दो। इतना ही काम करना है तुम्हें, ठीक है। इस कोड को चिपका दो और तुम्हारा पहला वाला बन के तैयार हो जाएगा। देखो क्या किया है, 3 स्टेप। एपीआई की यहाँ पर मैं तो अलग तरीके से करूँगा थोड़ा सा, तो मेरा करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि मैं पुराना वर्जन ओपन एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम लेटेस्ट वर्जन से कर सकते हो अगर तुम डायरेक्टली यहाँ से कर रहे हो। अगर तुम कुछ कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो अलग तरीके से, जैसे कि एक तरीका होता है AWS से कीज़ ले लो, एज्योर से ले लो, मतलब क्लाउड सर्विस से तुम कीज़ ले लो डायरेक्टली, ओपन एआई से ना लो, वो वाला काम भी तुम कर सकते हो। उसके लिए सेटअप थोड़ा सा अलग होता है, पर यहाँ पर बहुत सरल है। ये इतनी सी चीज़ लिखना, टर्मिनल में ये लिखना, ठीक है, और फिर ये लिखना, तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो भी इसने लिखा है यहाँ पर। अभी समझेंगे इस चीज़ को। तो मैं कह रहा था इस डॉक का रेफरेंस ले लो, तो मैं डॉक का लिंक लगा देता हूँ यहाँ पर। डॉक का लिंक ले लो क्विक स्टार्ट का,
और बताओ। हाँ, ये तुम देख सकते हो कि अलग अलग मॉडल का कॉन्टेक्स्ट साइज क्या है। कॉन्टेक्स्ट साइज का मतलब होता है इनपुट में कितने टोकन्स लेगा, मल्टीप्लाई 0.75 करोगे तो प्रोबेबल वर्ड्स निकल जाएंगे। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, टोकन टू वर्ड कन्वर्टर ओपन एआई, ये बढ़िया चीज़ है। तो पहला लिंक आएगा तो तुम यहाँ पर ना बस अपने नंबर, तुम अपना प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ हेलो। ठीक है, तो कहा कि टोकन 1 है, कैरेक्टर 5 है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम टेक्स्ट से टोकन में जा सकते हो यहाँ पर आराम से। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब मैंने कहा 1 2 3 4 5, पर यहाँ पर टोकन्स कितने हैं, 6। ठीक है, उसने बता भी दिया, एक ये टोकन, एक कॉमा के लिए, एक हाउ के लिए, एक आर के लिए, एक यू के लिए, और ये क्वेश्चन वाला भी इसी वाले टोकन में इन्होंने इंक्लूड कर दिया। या फिर नहीं, अलग से, अच्छा रंग दे रखा है, अलग से कर दिया, तो ये अलग टोकन हो गया। ये टोकन फिर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनके टेक्स्ट होगा, इनकी आईडीज़ होएगी ऐसे। ठीक है, ये देखो कितनी बढ़िया चीज़ इन्होंने बनाई है ये। 100 टोकन्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75 वर्ड्स। ठीक है, तो 3/4 ये इनकी वेबसाइट पर है, ये वाला भी डाल देता हूँ, टोकन कैलकुलेटर। ये सारे लिंक्स तुम बार बार इस्तेमाल करोगे, इसलिए एक जगह रख रहा हूँ। टोकन वर्ड कैलकुलेटर, इस लिंक को बहुत संभाल के रखो, ये मेरे अभी दिमाग में आया। आमतौर पे तो दिमाग में ही कर लिया करो 0.75, जैसे मैंने करा। तो इसका 75% होगा टोकन्स का, 75% होगा। ये टोकन ज़्यादा होते हैं, वर्ड्स कम होते हैं, तो इसका मतलब गुना कर देंगे किससे, 0.75 से, तो इतने से तुम्हें पता चल जाएगा। आउटपुट में ऐसे ही कर लो तो तुम्हें वर्ड्स का अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ से कि कितने होते हैं। ये मैंने इसलिए दिया कि ताकि तुम सारे मॉडल्स को एक जगह ले सको और समझ सको कि हाँ भाई, आ, हाँ भाई, ये यहाँ पर इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट टोकन साइज़ के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, इन ऑल मॉडल्स इनपुट कॉमा आउटपुट टोकन्स के लिए इस वाली वेबसाइट पे जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हो गए तुम्हारे, ये लिंक्स को याद रखना। सबसे बेहतरीन लिंक जो मैंने बताया ना, टोकन वर्ड कैलकुलेटर, क्योंकि तुम्हारा मैनेजर तुमसे हमेशा यही पूछेगा कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, कम से कम टोकन्स में करो। अगर तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब करोगे तो हमेशा ये होगा कि कम से कम प्रॉम्प्ट टेक्स्ट साइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, क्योंकि ऐसा होता है कि जितना तुम्हारा कम प्रॉम्प्ट का साइज़ होगा उतने नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब तुम खुद ही सोच सकते हो, जितना बड़ा जितने ज़्यादा अक्षर होंगे उतना ज़्यादा जीपीटी को सर्वर पावर, कंप्यूट पावर यूज़ करनी पड़ेगी, और जितना शॉर्ट आंसर होगा उतना अच्छा है, जितना लॉन्ग आंसर होगा उतना बुरा है। तो ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी। ठीक है, तो ये सारे लिंक तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब तुम लिंक से समझ गए। ठीक है, जब तुम लिंक समझ गए सारे, तो अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे सेट करने पे। तुम समझ गए ना, तुम्हारे पास अब तक एपीआई की भी आ जानी चाहिए। मैंने एपीआई की सेट करना बता दिया है, सेट योर एपीआई की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट, और ये लार्ज कैसे है, इसको सबको मीडियम होना चाहिए था, सॉरी माय मिस्टेक। मीडियम मीडियम मीडियम, जूम इन, हाँ। तो ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ठीक है। ये यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है, ये थोड़ा यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सीध में ही रखते हैं चीज़ों को। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसमें कुछ होना चाहिए रूलर वगैरह। सजेस्ट करूँगा एक्सेली ड्रॉ वालों को कि थोड़ा रूलर वगैरह लाओ इसमें, अगर एक रेखा में लाने हैं इनको। तो मैंने कहा सेट योर ओपन एआई की, सेट नहीं यार, गेट, पहले गेट कर लो, गेट योर ओपन एआई की। अब मुझे पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं पता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल करके हमारे पास कोई चीज़ होती है। ठीक है, मैं समझाना शुरू करता हूँ। अब तुम कोड पर आ जाओ सीधे। ठीक है, क्योंकि आज हम कोड की बात करेंगे। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि हम कोड की बात नहीं करते, सिर्फ थ्योरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें भर के
कोड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर तुम कुछ चीज़ें मेरी मान के ना टर्मिनल खोलना, अपना अपना टर्मिनल खोलना। पहले तो 2 मिनट रुको, 2 कमांड लिखना, 2 कमांड। ठीक है, मैं यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं अपने कोड में हूँ। ठीक है, तुम्हारा मैं मान एज्यूम करूँगी तुमने पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखी है और तुम्हारे पास पाइथन को रन करने के लिए चाहे गूगल कोलैब में करो, जुपिटर नोटबुक में करो, वीएस कोड में करो, कर्सर में करो। मैं अभी कर्सर में कर रहा हूँ, मुझे कर्सर अच्छा लगता है, तो तुम कहीं पर भी कर सकते हो। मेरे पास तुम ये एक विजुअल स्टूडियो कोड या कर्सर के अंदर जिसमें भी तुम चाहो उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना और उस फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर का नाम रखना env। तो इसके अंदर तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल होंगे। अब मैं तुम्हें अपनी एपीआई की नहीं दिखाना चाहता हूँ और ना ही कभी तुम किसी को दिखाना चाहोगे, ना ही अपने कोड में यहाँ पर खुला नंगा ओपन नेक्ड एपीआई की को रखना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं रखना चाहोगे। तुम हमेशा उसको कहीं अलग से रखना चाहोगे। तो तुम क्या करना, हमेशा ये एक प्रैक्टिस फॉलो करो। ठीक है, अगर तुम बैकएंड डेवलपमेंट करते हो या फिर तुम कोई भी एपीआईज के साथ अगर काम कर रहे हो, तो तुम्हारी एपीआई की हमेशा एक इन्वायरमेंट नाम के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर चिपका सकता हूँ एपीआई की जो तुमने वहाँ से लाए, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस को पहले से फॉलो करो। तुम क्या करो, एक फोल्डर बनाओ env नाम से, उसके अंदर एक .env नाम से फाइल बना लो। तो मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि .env व्हाट्स इनसाइड दी .env फाइल। ठीक है, तो .env फाइल के अंदर क्या है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा बोला ओपन। ठीक है, मैं ओपन तो मैं ऐसे बोलूँ ना बोलूँ, अच्छा ठीक है रुको एक सेकंड, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, हाँ तो मैं बहुत सारी बात बोल रहा हूँ ओपन ये। ठीक है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पर लीड कोड IDE खोलता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब तुम्हें .env फाइल में क्या लिखना है, ये सजेशन मेरी एपीआई की दिखा देता, मैं एडिट में हटा दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहना चाहता, मैं सिंपली इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर तुम्हें लिखना है बस ओपन AI। ये तुम्हें .env का बता रहा हूँ मैं, .env फाइल में तुमने क्या लिखना है और यहाँ पर एपीआई की दे दो, यहाँ पर सपोज जो भी होएगी WRT। ठीक है, जो भी होएगी ये तुम .env फाइल के अंदर रख दो, बस सिंपली कमांड सी करके कमांड भी कर दो वहाँ। इतनी सी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे .env फाइल को सेट करना है। अब तुमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट तो कर लिए, एक्सेस कैसे करोगे, ये एक पॉइंट है। पर उससे भी पहले, सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ, जब भी तुम कोई भी किसी भी चीज़ पे पाइथन में काम कर रहे हो, तो तुम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को बना लो। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा है कि तुम्हारे ग्लोबली तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर पैकेजेज इंस्टॉल हैं पाइथन के। ऐसा हो सकता है कि तुमने पिप इंस्टॉल कुछ पैकेज कराओ और वो तुम्हारे ग्लोबली आ गया हो, पर तुम चाहते हो कि भाई मैं यही पर्टिकुलर वर्जन यूज़ करूं। पर अगर तुमने ग्लोबली अनइंस्टॉल करके छेड़ा तो बाकी सपोज तुम्हारे दूसरी जगह पर तुम्हारे लोकल के अंदर कुछ है, वहाँ पर छिड़ जाएंगी चीज़ें। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक बक्सा बना लो कि इस बक्से के अंदर ये सारे वर्जन हैं, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, ये लाइब्रेरीज़ के वर्जन हैं, और वो सारी चीज़ें बाहर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तुम्हारी। अब देखो मैं तुम्हें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के दिखाता हूँ, कमांड्स को रिपीट करना। तो पाइथन 3 -m venv my_env ये लिखो। अब इससे क्या होगा, पाइथन 3 वो है -m और फिर venv। इसके लिए तुम्हें पिप इंस्टॉल venv कर लेना, इससे पहले मेरे में पहले से है।
तो पहली कमांड हमारी रहेगी पिप इंस्टॉल venv, चल गया। फिर पाइथन 3 -m venv माई अंडरस्कोर इन्वायरमेंट, तो माई इन्वायरमेंट नाम है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर एक फोल्डर आ गया, अगर तुम टॉप लेफ्ट में देखोगे तो तुम्हारा एक फोल्डर आ गया। अब मैं इस इन्वायरमेंट में कैसे जाऊँ, तो मैं लिखूँगा सोर्स। अब देखो ये मैक के लिए, विंडोज़ के लिए तुम सर्च कर लेना, विंडोज़ के लिए भी आ जाएगा। सिंपल सर्च करना हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन इन विंडोज़ या लाइनक्स या फिर मैक, ठीक है। मैं मैक में, तो मैं मैक में कर लेता हूँ। फिर मैं नाम दूंगा अपने इन्वायरमेंट का, फिर मैं लिखूँगा /bin/activate। तो देखो यहाँ पर एक माई अंडरस्कोर इन्वायरमेंट करके बन गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर मुझे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। अब मैं ये देखना, यहाँ पर कैमरा आ रहा है बॉटम राइट में, वहाँ से कट ना जाए चीज़ें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। वैसे तो कोशिश करेंगे कि ना ही कटे। एक साल इसमें पता नहीं टर्मिनल को उखाड़ सकते हैं, नहीं उखाड़ सकते हैं नीचे से, छोड़ो अभी टाइम नहीं है। तो इतनी सी चीज़ होगी ना समझ तुम्हारी। एपीआई की तुमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में लगा दी, ये कर दिया काम, अपने इन्वायरमेंट में आ गए तुम। इन्वायरमेंट सिंपली अब जो मैं पैकेज इंस्टॉल करूँगा वो इस इन्वायरमेंट में रहेंगे। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, इस समुदाय में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ऐसा। अगर तुम डायरेक्टली मैं करता कि पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम, पिप इंस्टॉल नमपाई पांडास, तो वो ग्लोबली हो जाते हैं। पर भाई इसके लिए मुझे कोई और वर्जन चाह सकता है, उसके लिए कोई और वर्जन चाह सकता है, क्योंकि वर्जन्स के रिस्पेक्ट में तुम्हारे फंक्शंस चेंज होते हैं, तो चीज़ें फिर ब्रेक कर जाती हैं। तो इसलिए हमेशा इन्वायरमेंट बनाओ। अब सपोज तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली रुको एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, रुको 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 ना, क्या हो गया। अबे तूने 2 सेब तो खाए थे अभी। बता दे क्या खाना है, बस लेक्चर हो जाए मेरा। 15-20 मिनट का ही है, ज़्यादा देर का नहीं है। 2 मिनट रुको, एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है, उस पैकेज का मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, मैं गलत नहीं बताना चाहता। या फिर मैं लिख के देखता हूँ, रुको। पिप क्या था, पिप इंस्टॉल पाइथन -venv। ना ये नहीं होता, तो मैंने पहले से करा होगा ना, पिप लिस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी नहीं करे यार, मैंने इन्वायरमेंट भी डिलीट कर दिया, रुको ज़रा। क्या था उसका नाम पैकेज का, मतलब मैं वो वाला पैकेज देखने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को अपने उसमें ढूंढ सकूं। पता नहीं क्या नाम था, अब आएगा भी नहीं वो। चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। ओके, रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको। .env, अरे इसी में देख लेते हैं यार, कहाँ मैं सिंपली मैं लिखता हूँ पैकेज पाइथन पैकेज। अरे फिर मैंने लेटेस्ट है ना, तो वो तो अपने आप एरर आ जाएगा ना। हाँ, अरे एक्चुअली मैं कंफ्यूज होता, मैंने इससे पहले टेस्ट करके ही आता हूँ मैं। पिप इंस्टॉल .env, अबे हो जा, सक्षम इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या, इसकी माँ का। चल रहा है, Ctrl+C, पिप इंस्टॉल पाइथन -env। क्या इससे ये चलेगा, चला के देखते हैं।
मैं मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना करना चाह रहा था कि जो मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाया है ना इन्वायरमेंट फोल्डर के अंदर, उसको यहाँ पर एक्सेस कैसे करूँ। तो उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी कॉमा फाइंड ई एन वी। ठीक है, ये आ गया ना। और मैं अब अगर इसको रन करूँ, ओह चल रहा है, सही चल रहा है फाइंड ई एन वी करने पे भी। ठीक है, तो ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है ना पाइथन डैश डॉट ई एन वी, और उसके बाद सही चल रहा है तुम्हारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में, क्या दिक्कत है। एक हमेशा चीज़ कर लेगा, और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद जो मैं सजेस्ट करता हूँ, कमांड शिफ्ट पी दबाओ और रीलोड विंडो लिखना है यहाँ पर सर्च में, रीलोड विंडो, और उसके बाद क्लिक कर देना है इस पर, तो विंडो रीलोड हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है, देखो अभी ये दिखा रहा है चेंज कर्नल, कर्नल बदलो इन्वायरमेंट वाला। अब क्या चल रहा है यहाँ पर, अबे क्या हो गया है, अभी तक तो सही चल रहा था भाई तू। ठीक है, करके देख लेते हैं बाकी। भाई रुकिए ज़रा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। भाई मेरा वो नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुको, लगता है कमांड शिफ्ट पी रीलोड विंडो, इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना था। हाँ हाँ, अब चल गया ना, चल गया ना। इंस्टॉल पे क्लिक करना था, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना। तो ठीक है, लोड ई एन वी कर दो, डॉट फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड ई एन वी फाइंड ई एन वी। मैंने सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए ना फोल्डर से, इसलिए करा था कि ये फाइंड करेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल को, फिर लोड करवा लेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल को। ठीक है, अरे भाई सेंसर हो जाएगी वीडियो। पिप इंस्टॉल ओपन आई। तो अब मैंने क्या किया, पिप इंस्टॉल ओपन आई, क्या ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इससे मेरे में दिक्कत आ जाएगी। तुम जो करोगे ना, तुम पिप इंस्टॉल ओपन एआई करना, वरना इससे ज़्यादा अच्छा चल जाएगा। अगर तुम मेरा फॉलो करोगे तो चलेगा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेटेस्ट वाले से करना है तो उससे भी कर सकते हो। मैं ज़रा पुराने वर्जन पे ही अभी टिका हुआ हूँ थोड़ा सा। पिप इंस्टॉल ओपन एआई इक्वल टू 0.27.8। मैं तो सजेस्ट करूँगा तुम भी इसी को करना, थोड़ा सा चीज़ें सिंक में रहेंगी, वरना तुम्हारी कुछ और चल रही होंगी, मेरी कुछ और। अब कमांड शिफ्ट पी करो, रीलोड करो, वरना पैकेजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं करूँगा इम्पोर्ट ओपन एआई। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एंटर मारूँगा। क्या एरर दे रहा है, नहीं दे रहा, वार्निंग दे रहा है, बिल्कुल सही हो गया है हमारा इंस्टॉल। इम्पोर्ट ओपन एआई इम्पोर्ट ओएस, ओएस हमारा पाइथन का इनबिल्ट पैकेज है। और अब देखो क्या करना है, देखो मुझे याद नहीं रहता है ये, तो मैं तो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। देखो ये सजेशन दे दिया ना इसने। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लोड कर दो मेरा इन्वायरमेंट, पहले फाइंड करो फिर लोड कर दो। ठीक है, अब फाइंड किस में करना है, ये भी देखो, फाइंड करना है मुझे ई एन वी में स्लैश डॉट ई एन वी। तो मैंने क्या कहा था, ई एन वी के अंदर मेरे पास डॉट ई एन वी फाइल है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ तक मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल लोड हो गए। फाइंडिंग एंड लोडिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल, फाइंडिंग एंड लोडिंग दी एपीआई की इन्वायरमेंट वेरिएबल स्लैश एपीआई इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वेरिएबल। अबे यार, ठीक है, यहाँ तक समझ गए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब ये स्टेप तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ एपीआई की करनी होगी, पर मैं यहाँ पर अलग कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ये करना है। तुम अलग तरीके से कर रहे हो, मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। अबे यार चींटियाँ चढ़ गई। अनएडिटेड है भाई, रॉ कंटेंट है भाई ये। इतना टाइम नहीं है ज़िंदगी में। डॉट ए पी आई अंडर स्कोर बेस, 2 मिनट का समय दो, डॉट ए पी आई अंडर स्कोर टाइप।
ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर एपीआई की इंस्टॉल करानी होगी, मैंने यहाँ पर बाकी चीज़ें भी करी हैं, तुम्हारे वो मतलब की नहीं है। सेटिंग ओपन एआई वेरिएबल, सेटिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स टू ओपन एआई। ठीक है, इतना काम हो गया तुम्हारे लिए। अब तो क्या ज़रूरी था, ये 3 लाइन हटा दो, बाकी सब ज़रूरी थी। आखिरी की 3, एपीआई वर्जन, एपीआई बेस, एपीआई टाइप। अब बस सिंपल है, तुम वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी देख के टाइप कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा टाइप ही कर लो। मैं तो सिलेक्शन आने के बाद में टाइप ही करना पसंद करता हूँ। और इंजन क्या होगा, इससे थोड़ा सा रिमेम्बरेंस पावर बढ़ती है। ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्रिएट, ये सिंटेक्स है तुम्हारा सिंपली कि ओपन एआई के अंदर, ओपन एआई तुम्हारी लाइब्रेरी, उसके अंदर चैट कंप्लीशन नाम की क्लास है, उसके अंदर क्रिएट नाम का फंक्शन है। तो तुम सिंपली क्रिएट को कॉल करो। अब मैंने यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी एपीआई मतलब एक चीज़ समझना कि सेम एपीआई की पे तुम अलग अलग मॉडल चला सकते हो, तुम्हें बस यहाँ पर मॉडल का नाम लिखना होता है। तो अपनी एपीआई की को बचा के रखना सबसे, 0718 कॉमा मैसेजेस। ठीक है, अब मैं मैसेजेस देना शुरू करूँगा। अब देखो मैसेजेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब मैसेजेस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो ओपन एआई में, जीपीटी में तुम्हारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट करके कोई चीज़ होती है, अभी वो समझ लेंगे क्या होती है। तो मैं यहाँ पर रोल देता हूँ, ठीक है, और मैं सिस्टम देता हूँ। तो मैंने रोल दिया सिस्टम, और मैंने क्या कहा, कंटेंट दिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा है, बहुत सरल सी चीज़ करी है। इन लाइन को देखो, मैंने ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्रिएट लिखा, अंदर पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। पहला पैरामीटर दिया मैंने इंजन की, इंजन क्या होगा। दूसरा पैरामीटर दिया मैंने मैसेजेस। ये मैसेजेस क्या होता है, एक लिस्ट होता है, इस लिस्ट के अंदर होती है तुम्हारी डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरीज़ हैं तुम्हारी, ये सिंपली हमेशा होती हैं रोल क्या है तुम्हारा, और तुम्हारा कंटेंट क्या है। अब देखो नीचे तुम सजेशन देख रहे होंगे, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, अगला क्या होगा। सपोज मैंने कहा यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट डैट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड हेल्प विद टास्क। तो जीपीटी की एपीआई की में क्या होता है, बाकी एपीआई कीज़ में ऐसा नहीं होता है। तुम यहाँ पर एक बैकग्राउंड स्टोरी दे सकते हो जिससे तुम डिफाइन करोगे मॉडल का बिहेवियर। तो मैंने कहा मेरा मॉडल का बिहेवियर है कि एक हेल्पफुल असिस्टेंट है जो मुझे मदद करेगा, किस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मदद करेगा, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मदद करेगा। तो मैंने बता दिया कि भाई तू एक बॉट के तरीके से काम कर, क्वेश्चन आंसरिंग। मैं इसको कहता कि भाई तू क्या कर, तू क्रिएटिव टास्क कर, जैसे कि स्टोरी राइटिंग, या फिर तुम क्या करो, तुम बहुत सरल सा काम करो, जेसन दे दो मुझे, या फिर तुम एसक्यूएल डेटाबेस दे दो, या फिर तुम बहुत सारे टास्क करा सकते हो। ट्रांसलेशन कट कह दो कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट हु हेल्प मी ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। ठीक है, होला मी ई आमो। तो ऐसा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखा मैंने, फिर मैंने कहा कि एक डिक्शनरी पास करी, अगली डिक्शनरी पास करता हूँ। तो मैंने कहा रोल क्या है मेरा, अब मेरा रोल है यूज़र का, और मेरा क्या है, कंटेंट क्या है। कंटेंट की के अंदर तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर एक की तुम्हारी रोल है, वैल्यू तुम्हारी सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। तो ये तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड बताएगा कि तुम्हारे आउटपुट कैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगला है फिर यूज़र। मैंने कहा भाई क्वेश्चन आंसरिंग है, तो मैंने कहा व्हाट इज़ द वेदर इन टोक्यो। ठीक है, तो टोक्यो के अंदर क्या वेदर, या फिर मैं कहूँ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं कि फैक्चुअली सजेशन है नहीं, तुम्हें अभी सजेशन मिल रहा होगा यहाँ पर अभी हम इनको नहीं देखेंगे, आने वाली चीज़ों में देखेंगे हम इसको। यार मेरे ख्याल से VS कोड का इस्तेमाल करना चाहिए समझाने के लिए। ये जो प्रेडिक्शन होता है ना, ये हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं समझाने के लिए। अगली बार से कर्सर में नहीं, VS कोड में ही करेंगे। एंटर मारता हूँ। अब देखो यहाँ पर कोई जेसन आ रही है, मैंने इसको न्यू रिस्पॉन्स में स्टोर कराया था जेसन। तुम कहोगे यार यहाँ पर जेसन क्यों आ रही है, मेरे पास तो यहाँ कंटेंट आना चाहिए था। तो इसके लिए मतलब उनकी वो है, क्या बोलते हैं कि भाई वो अपने आप में जेसन रिटर्न करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मैं कहूँगा चॉइसेस के अंदर जाओ, और उसके अंदर चॉइसेस में तुम 0 वाला लो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम न्यू रिस्पॉन्स के अंदर डायरेक्टली तुम्हारा आउटपुट नहीं आता, तुम्हारा आउटपुट आता है इसके अंदर, जो तुम्हें रिक्वायर्ड आउटपुट है
बाकी चीज़ें होती हैं कि इन्होंने अपने पैरामीटर्स लगा रखे हैं कि वॉयलेंस तो नहीं आ रहा है उसके अंदर, मतलब जो तुम्हें मिलते हैं तुम देख सकते हो कि लॉग प्रॉब्स नल हैं यहाँ पर। लॉग प्रॉब्स मैंने समझाया था क्या होते थे, पिछला चैप्टर देखना। प्रॉम्प्ट का टोकन्स का साइज़ क्या है, टोटल टोकन्स कितने हैं तुम्हारे पास, टोटल टोकन्स आर 40, प्रॉम्प्ट टोकन्स आर 32। तुम्हें अगर कंटेंट चाहिए तो तुम्हारे पास कंटेंट है। यू कुड एक्सप्लोर दिस ऑल्सो कि भाई ये क्या है, चॉइसेस, ये की है, इसमें ज़ीरो वाला दे दो, ज़ीरो के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक की होगी मैसेज की, मैसेज के अंदर एक की होगी कंटेंट की, और वो तुम दे देना मुझे। अगर मैं केवल यहाँ पर मैसेज तक करूँ तो मैसेज तक भी मिल जाएगा। सपोज़ मैं मैसेज तक करना चाहता हूँ, यहाँ एंटर मारता हूँ तो क्या कहा, कंटेंट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, रोल क्या था, असिस्टेंट। ठीक है, अब उन्होंने कुछ डिफाइन करा हुआ होगा अपने हिसाब से, तो मैंने कहा कंटेंट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। बस 10 मिनट का, क्या हो गया, कुछ करना है क्या? बस 10 मिनट हो ही गया ख़त्म। तो देखो पहला सक्सेसफुली हमने कर दिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो मैंने इनपुट में क्या दिया, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने बैकग्राउंड स्टोरी क्या दी कि ये दे दो। अब देखो तुमने यहाँ पर जब क्लिक किया था तो तुम्हारे पास सजेशन आ रहा था ना, अभी यहाँ कह रहा था कि भाई ठीक है ऐसे बातचीत करेंगे आगे, अब असिस्टेंट बात करेगा। अभी यहाँ पर जैसे अभी मैं बताऊंगा यूज़र क्या होता है, असिस्टेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम तो बता ही दिया क्या होता है, सिस्टम होता है बैकग्राउंड स्टोरी। यूज़र क्या होता है, जो तुम इनपुट देते हो। असिस्टेंट क्या होता है, असिस्टेंट बहुत सरल सी चीज़ होती है, असिस्टेंट होता है तुम्हारा जो आउटपुट आया, तुम उसका कह सकते हो ये आउटपुट आए। ये आगे डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, सब डिस्कशन करेंगे कि तुम अपनी एप्लीकेशन को प्रॉम्प्ट रॉबस्ट कैसे बना सकते हो, कितना रॉबस्ट बना सकते हो प्रॉम्प्टिंग से ही, कितना रिलायबल बना सकते हो, रिलायबिलिटी इज दी की। तो इतना सा कोड है। तुम्हें यहाँ पर कुछ एरर्स मिल सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर सेटअप करा था थोड़ा सा, यू कुड सर्च फॉर द एरर्स। ठीक है, वैसे तो मोस्टली अगर तुमने फॉलो करा है तो तुम्हें मिल जाना चाहिए। कमांड शिफ्ट भी करके रीलोड विंडो ज़रूर कर लेना। इस कोड को मैं इंक्लूड कर देता हूँ अपने नोट्स के अंदर ही अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है। ठीक है, कोड यहाँ पर मैं कोड दे देता हूँ कौन से वाइट रंग में। अभी फ़िलहाल तुम ये कोड लो सेटअप का, इसको देखो समझो अच्छी तरीके से, एंजॉय करो। तो बस आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही था। मेरे ख्याल से अगर तुम इसको अपने आप लिखोगे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सरल है। ओपन एआई चैट कंप्लीशन क्रिएट। हाँ, तुम लेटेस्ट में देखोगे अगर तुम पिप इंस्टॉल ओपन एआई करते तो तुम्हें लिखता ओपन एआई डॉट चैट डॉट कम्प्लीशन डॉट क्रिएट, कुछ ऐसा करते हैं। तो मुझे इसी की आदत है तो मैंने इसी से कर दिया। कर तुम किसी से भी सकते हो, और तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। किनको, इन 3 लाइन को। तुम्हारा इतने से भी काम बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना था। सेटअप और इंस्टॉलेशन समझ में आ गया। अगले लेक्चर्स के अंदर जब हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हमारा अलग अलग प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और फिर हम जानेंगे कि बैड टेक्निक क्या होती हैं, गुड टेक्निक क्या होती हैं, चेन ऑफ थॉट, फ्यू शॉट, ज़ीरो शॉट, सब पढ़ेंगे क्या करके। तो तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। आज का लेक्चर छोटा ही था। बाय।